नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महानदी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे प्रयोगशाला परिचारक के सिलेबस में शामिल परमाणु एवं अणु एवं परमाणु संरचना के बारे में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जानते हैं परमाणु क्या है। परमाणु किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और ये नाभिक और इलेक्ट्रॉनों से मिल के बने होते हैं। इसके नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर चित्र देख सकते हैं। जैसे ये क्या है, ये एक परमाणु है, तो ये इसके नाभिक है। ये जो बीच वाला एरिया है ये नाभिक है और इसके अंदर जो है वो न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है। तो न्यूट्रॉन जो है इसमें कोई आवेश नहीं होता और प्रोटॉन में धन आवेश होता है। और ये इसके चारों ओर ये कक्षा है, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगा रहा है। सामान्यतः इलेक्ट्रॉन को हम ई ऋण से और प्रोटॉन को पी धन से और न्यूट्रॉन को केवल एन से दर्शाते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन में ऋण आवेश होता है इसलिए उसको ई ऋण से, प्रोटॉन में धन आवेश होता है इसलिए उसको पी प्लस से, और न्यूट्रॉन उदासीन होता है, इसमें कोई आवेश नहीं होता है इसलिए इसको केवल एन से दर्शाते हैं। अब आइए जान लेते हैं कि ये जो परमाणु है इसकी पीछे की कहानी क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो एटम शब्द सबसे पहले डेमोक्रिटस, ये ग्रीक दर्शन शास्त्री से इन्होंने दिया। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि एटम शब्द किसने दिया, तो डेमोक्रिटस ग्रीक दर्शन शास्त्री ने दिया। इन्होंने एटमोस शब्द कहा और एटमोस शब्द से एटम बना है। एटमोस का अर्थ है जिसे और तोड़ा नहीं जा सकता, यानी ये इतना छोटा कण है कि इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो इस बात को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि एटम शब्द किसने दिया, डेमोक्रिटस ग्रीक दर्शन शास्त्री ने। और ये किससे निकला है शब्द, तो एटमोस से निकला है। अब आगे बढ़ते हैं। भारतीय दर्शन शास्त्र में 500 ईसा पूर्व एक महर्षि हुए कणाद, इसके नाम आपको याद रखना है। भारतीय दर्शन शास्त्र में एक दार्शनिक हुए महर्षि कणाद। तो इन्होंने कहा कि यदि हम पदार्थ को विभाजित करते जाएं तो हम छोटे छोटे कण प्राप्त होते जाएंगे हमें, और अंत में एक ऐसी सीमा आ जाएगी कि उस कण को और विभाजित नहीं किया जा सकेगा, यानी वह कण जो है अविभाज्य रहेगा। तो ये बात आपको याद रखना है क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाएगा कि आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय दर्शन शास्त्र के किस महर्षि ने परमाणु सिद्धांत के बारे में बात किया। तो आपको याद रखना है महर्षि कणाद। उसके बाद 306 ईसा पूर्व एथेंस में इपिक्यूरस ने अपनी किताब में लिखा कि हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं वो परमाणु से बनी हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, लेकिन महर्षि कणाद वाला ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब अगला है ल्यूक्रेशियस। ल्यूक्रेशियस ने भी चीज़ों की प्रकृति यानी नेचर ऑफ थिंग्स नाम की अपनी एक कविता में परमाणु संबंधी बात की है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेचर ऑफ थिंग्स को, ये इनकी कविता है, इसमें इन्होंने परमाणु की बात की है। किसने, ल्यूक्रेशियस ने। उसके बाद 1799 में प्राउस्ट ने स्थिर अनुपात का नियम दिया है। तो इसको भी आप ध्यान में रखिए कि स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया, तो प्राउस्ट ने दिया। ये पूछा जा सकता है। अब हम देखते हैं, जो ऊपर हमने परमाणु देखा उसी को थोड़ा और विस्तार से देखते हैं कि कोई भी जो परमाणु होता है वो नाभिक और इलेक्ट्रॉन से मिल के बना होता है। इसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन में धन आवेश होता है, न्यूट्रॉन ये बिना आवेश के होता है। और इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन दोनों को मिला करके न्यूक्लियन भी इनको कहा जा सकता है। तो ये भी आप याद रखिए कि न्यूक्लियन में कौन कौन आते हैं।
तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला के क्या कहा जाता है, न्यूक्लियन कहा जाता है। तो ये आप ध्यान में रखिए। अब आगे देखते हैं, नाभिक में परमाणु का लगभग सारा द्रव्यमान केंद्रित होता है। ये जो नाभिक है, न्यूक्लियस है, जिसके अंतर्गत प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इसी में किसी परमाणु का पूरा द्रव्यमान केंद्रित होता है। नाभिक का आकार होता है 1 FM, FM को फेम्टोमीटर कहते हैं, तो 1 FM या 10⁻⁻15 मीटर। तो ये भी आप याद रखिए कि नाभिक का आकार कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर, इसी को 1 FM फेम्टोमीटर भी कहा जाता है। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की, इसको आपको ध्यान में रखना है। कब की? इन्होंने 1908 में, इसीलिए 1908 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला। एक बात और आपको इसमें ध्यान रखना है कि नाभिक की खोज इन्होंने अल्फा कण से की है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसे अक्सर हीलियम के रूप में भी दर्शाया जाता है, यानी ये जो नाभिक है, नाभिक को अक्सर हीलियम के रूप में दर्शाया जाता है, क्योंकि हीलियम नाभिक के समान होता है, जिसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है। यानी हीलियम में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है, जो नाभिक के समान होता है, इसलिए नाभिक को हीलियम के रूप में भी दर्शाया जाता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर कि नाभिक को किस रूप में दर्शाया जाता है, तो हीलियम के रूप में दर्शाया जाता है। ये आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को आगे हम डिटेल से देखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। परमाणु विद्युत रूप में, यानी विद्युततः ये न्यूट्रल या उदासीन होते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि परमाणु विद्युत रूप से क्या होते हैं, न्यूट्रल या इसी को उदासीन कहा जाता है, तो उदासीन होते हैं। इसका कारण क्या है, क्यों होता है विद्युत रूप से परमाणु उदासीन? तो परमाणु में प्रोटॉन ये धन आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश होता है, और इन दोनों की संख्या बराबर होती है, जिसके कारण से धन और ऋण ये एक दूसरे को काट देते हैं, तो कुल आवेश 0 हो जाता है। इसलिए परमाणु जो है विद्युत रूप से उदासीन होता है या न्यूट्रल होता है। उदाहरण से इसको समझ लेते हैं। हाइड्रोजन परमाणु में एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है, यानी प्रोटॉन प्लस होता है और इलेक्ट्रॉन माइनस होता है, तो प्लस और माइनस 0 हो जाते हैं इसमें आवेश, तो ये उदासीन है। इसी तरह से ऑक्सीजन परमाणु में 8 प्रोटॉन होते हैं और 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चूँकि प्रोटॉन प्लस होता है और इलेक्ट्रॉन माइनस होता है, तो प्लस माइनस मिलके उदासीन हो जाते हैं, यानी न्यूट्रल हो जाते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि विद्युत रूप से परमाणु की प्रकृति कैसी होती है, तो उदासीन होती है। अतः एक उदासीन परमाणु में प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। तो यह भी पूछा जा सकता है कि उदासीन परमाणु में प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी होती है, तो बराबर होती है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। अब हम परमाणु के अंतर्गत जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उसको देख लेते हैं विस्तार से। तो प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की। ये सारी बातें, ये सारे तथ्य आपको एक एक पॉइंट बना के याद रख लेना है। तो प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की। प्रोटॉन में धन आवेश होता है, प्रोटॉन का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे कि प्रोटॉन का आवेश जो है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, किंतु ये क्या होता है, विपरीत होता है इसका आवेश, क्योंकि प्रोटॉन प्लस होता है और इलेक्ट्रॉन माइनस होता है, इसलिए ये विपरीत होते हैं। अब देखते हैं न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज 1932 में जेम्स चैडविक ने की। तो इसको आप याद रखेंगे, प्रोटॉन गोल्डस्टीन ने खोजा, न्यूट्रॉन खोजा है चैडविक ने। नाभिक में प्रोटॉन के साथ पाया जाता है, यानी ऊपर हमने पढ़ा कि नाभिक में कौन कौन होता है, तो प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। इसी को यहाँ पे बताया गया है कि नाभिक के अंदर में न्यूट्रॉन प्रोटॉन के साथ में रहता है, और न्यूट्रॉन क्या होता है, ये उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, यानी इसमें कोई आवेश नहीं होता है। जैसे प्रोटॉन में प्लस आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन में माइनस आवेश होता है, लेकिन न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता, ये उदासीन होता है। इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के
बराबर होता है, ये भी आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रॉन एक अस्थायी कण भी है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है विशेष रूप से, क्योंकि जो प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है वो स्थायी होते हैं, लेकिन ये न्यूट्रॉन है ये एक अस्थायी भी है, इसको आपको याद रखना है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थायी हो सकते हैं, लेकिन स्वतंत्र रूप से न्यूट्रॉन अस्थायी होता है। इसको आपको याद में रखना है कि जब नाभिक में होगा तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थायी भी हो सकता है, लेकिन स्वतंत्र रूप से न्यूट्रॉन अपने आप में अस्थायी होता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा अस्थायी है, और ऑप्शन में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, परमाणु इस तरह से रहेगा, तो आपको लगाना है न्यूट्रॉन, क्योंकि न्यूट्रॉन एक अस्थायी कण है। यह कण हाइड्रोजन को छोड़कर सभी परमाणुओं के नाभिक में पाया जाता है। तो ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, कई बार प्रश्न पूछा गया है कि न्यूट्रॉन किसमें नहीं पाया जाता, तो न्यूट्रॉन हाइड्रोजन के नाभिक में नहीं पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, जानते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन में ऋण आवेश होता है, और ये क्या होता है, ये नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहता है, तो इसमें ऋण आवेश होता है और ये नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। इसकी खोज यानी इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की है, ये आपको ध्यान में रखना है। भौतिक शास्त्र में सन 1906 में इनको इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए थॉमसन को भौतिक शास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। कब? 1906 में। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। इनकी संख्या तत्व के रासायनिक गुणों को निर्धारित करती है, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या किसी भी तत्व के रासायनिक गुण के निर्धारण के लिए जिम्मेदार होता है। इलेक्ट्रॉन प्रत्येक तत्व के परमाणु का एक अपरमाणु कण है। इस प्रकार थॉमसन ने परमाणु अविभाज्य है ये वाली मान्यता को चुनौती दी। यानी अभी तक जो माना जाता था, जब तक इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हुई थी, तो ये माना जाता था कि परमाणु जो है अविभाज्य है, यानी परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता। लेकिन जेम्स थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज करके इस मान्यता को चुनौती दे डाली कि परमाणु को भी हम तोड़ सकते हैं। किस रूप में? इलेक्ट्रॉन के रूप में, न्यूट्रॉन के रूप में और प्रोटॉन के रूप में। तो ये मान्यता को इन्होंने चुनौती दी। तो इलेक्ट्रॉन क्या है? अपरमाणु कण है। इसी तरह से प्रोटॉन भी अपरमाणु कण है और न्यूट्रॉन भी अपरमाणु कण है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद ये एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की है? तो ये डी ब्रॉगली ने की है। यानी इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति डी ब्रॉगली ने दी है, ये आपको ध्यान में रखना है। पूछा जाता है कई बार ये प्रश्न, तो आप एक एक पॉइंट को याद करते जाइए। अब हम आगे देखते हैं परमाणु मॉडल को। यानी बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने अपने तरीके से परमाणु के बारे में कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए, तो उसी को हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। इसमें इन्होंने बताया कि परमाणु अविभाज्य है और अविनाशी कण है, लेकिन वर्तमान में ये मान्यता पूरी तरह से गलत है, क्योंकि परमाणु को उप परमाणुविक कणों में विभाजित किया जा सका है। ऊपर अभी हमने पढ़ा कि जो थॉमसन है उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की और उन्होंने इस मान्यता को चुनौती दी, क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज करके ये सिद्ध कर दिया कि परमाणु को जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में भी बांट सकते हैं। इसलिए ये अविभाज्य इन्होंने जो कहा था वो पूरी तरह से गलत साबित हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। डाल्टन ने अपने प्रयास को 1808 में अपनी किताब अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी के रूप में प्रकाशित किया। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर कि अ न्यू सिस्टम ऑफ
केमिकल फिलॉसफी, ये किताब किसकी है, प्रश्न पूछा जा सकता है। तो डाल्टन आपको याद रखना है। डाल्टन के सिद्धांतों की विवेचना निम्न प्रकार से की जा सकती है। तो डाल्टन ने जो जो सिद्धांत दिए वो यहाँ पर मैं लगा दिया हूँ, आप इसको एक एक करके पढ़ सकते हैं। हालांकि ये कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपको केवल इसमें इतना याद रखना है कि डाल्टन ने क्या सिद्ध किया। तो डाल्टन ने कहा था कि परमाणु अविभाज्य है और अविनाशी कण है, केवल इसी को याद रखना है। यही पूछा जाएगा कि परमाणु को अविभाज्य और अविनाशी किसने माना था, तो डाल्टन ने माना था। और इनके पुस्तक के नाम आप याद रखना है, अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी। तो ये दो बातें यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इनके सिद्धांत को आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। इन्होंने एक बात और कहा, गुणित अनुपात का नियम दिया। इन्होंने गुणित अनुपात का नियम दिया, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे कि गुणित अनुपात का नियम किसने दिया, तो डाल्टन ने दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं थॉमसन का मॉडल, जिसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। तो थॉमसन ने परमाणु को एक धनात्मक गोले के रूप में वर्णित किया। थॉमसन ने क्या वर्णित किया, परमाणु के एक धनात्मक गोला माना जिसमें ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन बिखरे हुए हैं, जैसे कि पुडिंग में किशमिश। तो जैसे एक केक बनाते हैं हम, ठीक है, तो ये एक केक हो गया और इस केक को इन्होंने क्या माना, इसको इन्होंने धनात्मक गोला माना। और इसी में बीच बीच में हम ऐसे किशमिश डाल देते हैं, है ना, खाने का जो होता है किशमिश, तो इसमें बीच बीच में से किशमिश को चिपका देते हैं। तो इसको इन्होंने इलेक्ट्रॉन माना, बिखरे हुए इलेक्ट्रॉन माना, इसलिए इसको पुडिंग में किशमिश माना है। इसी में इन्होंने एक और बात का जिक्र किया, तरबूज का इन्होंने उदाहरण दिया कि तरबूज का जो लाल वाला हिस्सा है वो उसको इन्होंने धनात्मक माना और उसके अंदर जो बीज होते हैं उसको ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन माना। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि प्लम पुडिंग मॉडल किसका है, तो थॉमसन का है। ये एक इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, इसके अलावा इसमें और तो ज़्यादा कुछ है नहीं। तो परमाणु में ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं, इसलिए परमाणु वैद्युत रूप से उदासीन होता है। इसका जिक्र हमने ऊपर में भी किया कि परमाणु कैसा है, उदासीन होता है, क्योंकि उसमें धनात्मक भी होते हैं और ऋणात्मक भी होते हैं। तो प्लस और माइनस एक दूसरे को काट देता है, जिससे परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। तो ये किसने बताया, थॉमसन ने बताया, ठीक है। तो ये दो बातें आपको यहाँ पे याद रखना है कि प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया, तो थॉमसन ने दिया। और परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है, ये किसने बताया, तो थॉमसन ने बताया। तो दो बातें यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। अब हम आते हैं रदरफोर्ड का मॉडल। रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल, ये आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न पूछा जाएगा कि परमाणु का नाभिकीय मॉडल किसने दिया, तो रदरफोर्ड ने दिया। रदरफोर्ड को नाभिकीय रसायन का जनक कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रदरफोर्ड को क्या कहा जाता है, नाभिकीय रसायन का जनक। और 1908 में रदरफोर्ड को नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है। क्यों मिला है ये, क्योंकि रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की। यह हम सबसे शुरू में भी इस बात का जिक्र किए हैं, पढ़े हैं। अब हम देखते हैं, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अपने प्रसिद्ध स्वर्ण पत्र प्रयोग के आधार पर बताया कि परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान और धनात्मक आवेश एक छोटे से स्थान में केंद्रित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। तो रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की। कैसे खोज की इन्होंने, तो स्वर्ण पत्र प्रयोग से की, जिसमें इन्होंने अल्फा कण के माध्यम से सिद्ध किया कि परमाणु के नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। तो ये इन्होंने सिद्ध किया। तो इसमें आपको ध्यान में क्या क्या रखना है कि नाभिकीय मॉडल किसने दिया, रदरफोर्ड ने दिया। नाभिकीय रसायन के जनक किसे कहते हैं, तो रदरफोर्ड को कहा जाता है।
नाभिक की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने की। 1908 में इसी के लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला। इन्होंने कौन सा प्रयोग किया? तो स्वर्ण पत्र प्रयोग किया। किसके द्वारा नाभिक की खोज की? तो अल्फा कण के द्वारा इन्होंने नाभिक की खोज की। ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम देखते हैं नाभिक की त्रिज्या। तो नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से 10⁵ गुना छोटी होती है। ये आप ध्यान में रखेंगे कि नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से कितनी होती है? तो 10⁵ गुना छोटी होती है। इस मॉडल की कमी यह थी कि यह इलेक्ट्रॉन की गति और ऊर्जा को पूरी तरह से समझा नहीं पाया। अब हम देखते हैं बोर-बरी का मॉडल, जिसे बोर का मॉडल भी कहते हैं। नील्स बोर ने रदरफोर्ड के मॉडल को ही सुधारा और उसमें प्रस्तावित किया कि इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षा में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जिसे इन्होंने K, L, M और N नाम दिया। तो इन्होंने क्या बताया? तो इन्होंने कक्षा के बारे में बताया, यानी ऑर्बिट के बारे में बताया कि कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में ही चक्कर लगाते हैं और उन कक्षाओं को इन्होंने नाम दिया K, L, M और N। इसके अलावा इन्होंने बताया कि प्रत्येक कक्षा का अपना एक निश्चित ऊर्जा स्तर होता है। क्या बताया इन्होंने? कि प्रत्येक कक्षा का एक निश्चित ऊर्जा स्तर होता है। अब हम इसको चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। यहाँ पर चित्र में हम देखें तो ये जो सबसे बीच वाला हिस्सा है, ये क्या है? ये परमाणु का नाभिक है और इसके बाहर ये जो सर्कल है, ये क्या है? ये K कक्षा है। उसके बाहर एक सर्कल है, वो L कक्षा है। उसके बाहर एक सर्कल है, वो M कक्षा है। और सबसे बाहर ये जो कक्षा है, ये N कक्षा है। तो इस प्रकार बोर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है और इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर वाले कक्षा से उच्च ऊर्जा स्तर वाले कक्षा की ओर बढ़ता है। अर्थात नाभिक के पास वाले कक्ष में ऊर्जा स्तर न्यूनतम तथा दूर वाले कक्षा में ऊर्जा स्तर सर्वाधिक होता है। जैसे कि नाभिक के पास वाला कक्ष K है, तो इसमें ऊर्जा स्तर निम्न, और नाभिक के दूर वाला कक्ष N है, तो इसमें ऊर्जा स्तर सर्वाधिक होगा। इसके साथ ही इन्होंने इलेक्ट्रॉन के वितरण का नियम भी बताया। इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले निम्न ऊर्जा स्तर में बढ़ता है, उसके बाद उच्च ऊर्जा स्तर में बढ़ता है और इसी तरह से ये आगे बढ़ते जाता है। तो इस तरह से इन्होंने K, L, M, N जो कक्षा बताया, तो इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसको भरेगा? तो K को भरेगा, फिर उसके बाद L को भरेगा, उसके बाद M को भरेगा और N को भरेगा। इसके अलावा इन्होंने प्रत्येक सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी इसको भी बताया। इसके लिए इन्होंने 2n² का सूत्र दिया कि प्रत्येक सेल में अधिकतम 2n² इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इसको हम उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे मान लो K सेल है, तो K सेल में यानी K कक्ष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो इसमें 2n² में हम मान रखेंगे तो 2 का 2 हो जाएगा और n क्या है? स्तरों की संख्या है, यानी जो सर्कल है नाभिक के ऊपर जो पहला सर्कल है, तो वो क्या हो जाएगा? n का मान 1 हो जाएगा, यानी पहला स्तर है। उसके बाद L, तो L जो सर्कल है वो दूसरे नंबर पर था, तो n का मान 2 हो जाएगा। और M जो है तीसरे नंबर पर सर्कल है, तो उसका मान 3 हो जाएगा। इस तरह से ये आगे बढ़ते जाएगा। तो n क्या है? स्तरों की संख्या है। तो यहाँ पर हम K सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी गणना करेंगे, तो 2 का 2 हो जाएगा और n के जगह हम लिख देंगे 1 और इसका स्क्वायर कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 1 होगा और 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार K सेल में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं L सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो इसमें हम मान रखते जाएंगे
2 का 2 रख देंगे, n के जगह 2 रख देंगे और इसका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 दूने 8। तो अधिकतम L सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। M सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो इसमें भी हम मान रख देंगे, 2 का 2 लिख देंगे और n के जगह 3 लिख देंगे क्योंकि ये तीसरे स्तर पर आता है m कक्ष, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया 9 और 9 दूने 18। तो अधिकतम m सेल में 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इस तरह से अगर हम गणना करेंगे n सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो n चूँकि चौथे नंबर पर आता है तो 2 का 2 लिख देंगे, n के जगह लिख देंगे हम 4 और इसका स्क्वायर कर देंगे। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और 16 दूने 32। तो n सेल में अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इस तरह से हम आगे इसकी गणना करते जाएंगे। मान लो आपसे पूछ दिया जाए O सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो n के बाद O आता है, तो O कौन से क्रम में है, तो O जो है 5वें क्रम में हो जाएगा। अगर K से हम गणना करेंगे तो K पहला क्रम हो जाएगा, L दूसरा क्रम, N तीसरा, M चौथा और O पाँचवा। तो इस तरह से हम O के भी अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है, कम से कम 4 कक्ष तक के अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या को याद कर लेना है। जैसे K में कितने हो सकते हैं, तो K में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 हो सकते हैं। L में कितना हो सकता है 8 हो सकता है, M में 18 हो सकता है और N में कितना हो सकता है, तो N कक्ष में 32 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो इन 4 कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को आपको याद कर लेना है। इससे परीक्षा में जब प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको हल करने में आसानी होगी। अब हम इससे प्रश्न कैसे आएगा उसको एक बार देख लेते हैं। इसमें कोई एक तत्व दे दिया जा रहेगा और उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे दी जा रहेगी। जैसे मान लो कि ये ऑक्सीजन एक तत्व है और इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 है, तो आपसे पूछा जाएगा कि L कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, या एक और पूछा जाएगा कि इसके संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो जो अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉन होते हैं वही इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो हम इसकी गणना कर सकते हैं क्योंकि हमको पता है कि K कक्ष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम K कक्ष में लिख देंगे 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद L कक्ष में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो L कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमें पता है। ठीक है, तो K कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो बच गए कितना ऑक्सीजन का 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो 6 किस में आ जाएगा, L में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से L कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 2 8, यानी ये पूरा K और L दोनों कक्ष में भर गया। ठीक है, तो इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, तो अंतिम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होगा वही संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा। तो अंतिम कक्ष इसका L है और L में 6 है। ठीक है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 हो जाएगी। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यही हो जाएगा 2 और 6। ठीक है, तो इस तरह से और प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अब हम देख लेते हैं पोटेशियम को। तो यहाँ पर पोटेशियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 19 है। ठीक है, तो इसका हम इलेक्ट्रॉनों का वितरण देखते हैं। तो K में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, 2। ठीक है, तो 2 यहाँ पर दिया है। L कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 8, तो 8 यहाँ पर दिया हुआ है। M कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो M में आ सकते हैं 18 अधिकतम इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो K में 2 हो गए, L में 8 हो गए, तो 8 और 2 10। ठीक है, तो बचे कितने, 9। तो M में तो 9 आना चाहिए था, है ना, लेकिन यहाँ पर 8 क्यों दिया है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि अंतिम जो कक्ष होगा उसमें 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये अंतिम हो गया, तो इसमें हम 9 नहीं डाल सकते क्योंकि इसमें 8 ही डाल सकते हैं। तो इसलिए 8 इसमें हो गया और 1 इलेक्ट्रॉन किस में आ जाएगा, तो N में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। क्योंकि अगर हम इसको अंतिम 9 भर देते तो यह हमारा अंतिम कक्षा हो जाता है ना। तो अंतिम कक्षा में 8 से अधिक नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने इसमें 9 न डाल के 8 डाला और 1 इलेक्ट्रॉन N कक्ष में डाल दिया।
ठीक है। तो यहाँ पर संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो अंतिम कक्षा n है जहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो गया संयोजी इलेक्ट्रॉन 1, ठीक है। इस तरह से हम अगर कैल्शियम का देखें तो कैल्शियम में कितने हैं, 20 हैं, ठीक है। तो के कक्ष में कितना हो जाएगा, के कक्ष में हो जाएगा 2, और एल कक्ष में कितना हो जाएगा, एल कक्ष में अधिकतम 8, ठीक है, तो यहाँ 8 हो जाएगा। एम कक्ष में अधिकतम कितना हो जाएगा, तो एम कक्ष में अधिकतम 18 आ सकते हैं, ठीक है। तो 8 और 2 10 हो गया। तो यहाँ पे हम कितना भर सकते हैं, यहाँ पर हम 10 भर सकते हैं, लेकिन हम 10 नहीं भरेंगे, क्यों, क्योंकि 10 भर देंगे तो पूरा ख़त्म हो गया यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, यानी ये अंतिम कक्षा हो जाएगा, और अंतिम कक्ष में 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम इसमें कितना भरेंगे, 8 भर देंगे, ठीक है, यहाँ 8 भर देंगे, और कितना बच गया है 2, तो 2 को हमने n कक्ष में भर दिया। तो यहाँ पर अंतिम कक्षा हो गया n, यहाँ पर 2 है, तो इस संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2। तो इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है कि L कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, M कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, या संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो इस तरह से प्रश्न आ सकता है। तो आपको क्या याद रखना पड़ेगा, K कक्ष में अधिकतम कितना आएगा, 2, L में अधिकतम कितना आएगा, 8, M में अधिकतम कितना आएगा, 18, और N में कितना आएगा, 32। इस तरह से आपको याद रखना पड़ेगा इसको। और साथ ही एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि अंतिम कक्ष में 8 से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर अंतिम में 8 से अधिक हो रहा है तो उस कक्ष में आपको 8 रखना है, और जितना अधिक हो रहा है उसको उसके अगले कक्ष में ले जाना है। तो इतना आप याद रखेंगे। उसी चीज़ को यहाँ पर बताया गया है कि सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, तथा इस कक्ष को संयोजी कक्ष कहते हैं। सबसे बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है, और के कक्ष इसका अपवाद है, क्योंकि के जब बाह्यतम कक्ष होगा, यानी उसके बाहर और कोई कक्ष नहीं है, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि हमने 2n² के सूत्र से निकाला कि के कक्ष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसीलिए के अपवाद है, इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अब हम देखते हैं पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। तो इसके अनुसार किसी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन एक ही समय में चारों क्वांटम संख्याएं n, l, m और s में समान नहीं हो सकते। तो यह है पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। इसमें आपको केवल नाम याद रखना है कि पाउली ने परमाणु का कौन सा सिद्धांत दिया, तो अपवर्जन सिद्धांत दिया। यही आपसे पूछा जाएगा कि परमाणु का अपवर्जन सिद्धांत किसने दिया, या फिर ये परिभाषा को देखे पूछ दिया जाएगा कि ये सिद्धांत किसका है या किसने दिया। तो यहाँ पर केवल आपको परिभाषा और ये अपवर्जन सिद्धांत किसने दिया उसको याद रखना है। उसके बाद है हुंड की अधिकतम बहुलता का नियम। तो इसमें भी आपको याद रखना है कि परमाणु की अधिकतम बहुलता का नियम किसने दिया, तो हुंड ने दिया। और इसके परिभाषा को देख सकते हैं कि किसी कक्षक समूह में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले सभी कक्षकों में एक एक करके भरता है, फिर दोहरे रूप में, यानी एस कक्ष, पी कक्ष, डी कक्ष, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो पहले एक एक करके भरता है, ऐसे एक एक और एक, उसके बाद फिर ये डबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इतना ज़्यादा डीप में समझना नहीं है, आपको केवल इसके नाम याद रखना है कि परमाणु के अधिकतम बहुलता का नियम किसने दिया, तो हुंड ने दिया। तीसरा है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। तो ये भी आपको याद रखना है कि परमाणु से संबंधित अनिश्चितता का सिद्धांत हाइजेनबर्ग ने दिया। इसमें क्या है, किसी कण की स्थिति और संवेग को एक साथ पूर्ण सटीकता से नहीं मापा जा सकता। तो ये आप याद रखेंगे। उसके बाद है आप-बाउस सिद्धांत। ये किससे संबंधित है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबंधित है। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का नियम किसने दिया, तो आप बाउ ने दिया।
ठीक है। या अफबाऊ सिद्धांत किससे संबंधित है, तो परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबंधित है। तो इतना आप याद रखेंगे तो आपसे प्रश्न बन जाएगा। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं कैथोड किरण। कैथोड किरण किसने दिया, तो गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने कैथोड किरण की खोज की। कैथोड किरण की प्रकृति कैसी होती है, तो ये ऋणात्मक कण है। और ऋणात्मक कण है ये किसने बताया, तो ये शूस्टर ने बताया। तो ये दो बात आप याद रखेंगे। कैथोड किरण की खोज किसने की, तो गोल्डस्टीन ने की। और कैथोड किरण को ऋणात्मक किरण है ये किसने बताया, तो शूस्टर ने बताया। तो ये दो अलग अलग बातें हैं, ठीक है। तो इसको आप विशेष ध्यान रखेंगे। उसके बाद है एनोड। एनोड को केनाल किरण भी कहा जाता है। तो इसकी खोज किसने की, तो इसकी खोज भी गोल्डस्टीन ने की 1886 में। और इसकी प्रकृति कैसी है, तो ये धनात्मक है, ठीक है। तो ये दो आप याद रखेंगे, कैथोड ऋणात्मक कण है और एनोड धनात्मक कण है, ठीक है। इसमें कन्फ्यूज़न ये होता है, परीक्षा में जब पूछ दिया जाता है तो कौन सा ऋणात्मक है कौन सा धनात्मक है, इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है। तो इसको आप याद रखेंगे। जैसे हम ABCD पढ़ते हैं तो A सबसे पहले आता है, ठीक है, उसके बाद B आता है, फिर C आता है। और जब हम गणित पढ़ते हैं तो हम क्या पहले धन सीखते हैं, जोड़ना सीखते हैं, फिर घटाना सीखते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से इसको क्रम में याद रखेंगे। A यानी एनोड, तो एनोड को प्लस मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद B और C आएगा, तो A के बाद C आता है, ठीक है। तो धन के बाद हम क्या सीखते हैं, घटाना सीखते हैं, यानी ऋण सीखते हैं। तो इस तरह से आप इसको याद रखने के लिए कनेक्ट कर सकते हैं। A यानी एनोड, तो ये क्या है, ये धनात्मक कण है। और C यानी कैथोड, तो कैथोड एक ऋणात्मक कण है। तो इस तरह से आप एक ट्रिक बना सकते हैं। अब हम देखते हैं परमाणु क्रमांक क्या होता है, ठीक है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में यही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। तो किसी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या को ही उसका परमाणु क्रमांक कहा जाता है, ठीक है। तो ये आप याद रख लीजिए, प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं। और परमाणु द्रव्यमान किसे कहते हैं, तो किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को द्रव्यमान संख्या या परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। तो केवल प्रोटॉन की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। कभी कभी ये भी बोल दिया जाता है न्यूक्लियनों की संख्या को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं, है ना। तो हमने पढ़ा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या कहते हैं, संयुक्त रूप से न्यूक्लियन कहते हैं। तो शब्द को घुमा के इस तरह से भी पूछा जाएगा कि न्यूक्लियनों की संख्या को ही परमाणु संख्या कहते हैं। तो आपको वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। न्यूक्लियन यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को एक साथ न्यूक्लियन कहते हैं। द्रव्यमान संख्या को नापने की इकाई U है। U यानी यूनिफाइड मास। तो जो परमाणु द्रव्यमान है जिसको द्रव्यमान संख्या कहते हैं, ठीक है, इसको मापने की इकाई क्या है, U। साथ ही इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि परमाणु क्रमांक को कैपिटल Z से और द्रव्यमान संख्या को कैपिटल A से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको कैसे लिखा जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे ये क्या है, एक सोडियम है, तो जो ऊपर में लिखा जाता है, जैसे सोडियम 23 लिखा है, ठीक है, तो ऊपर में जो लिखा जाएगा वो क्या है, परमाणु द्रव्यमान है। और परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या। और जो नीचे लिखा जाता है वो होता है परमाणु संख्या। और परमाणु संख्या क्या है, तो प्रोटॉनों की संख्या है। तो इस तरह से आप एक नज़र इसको देख लेंगे तो ये तुरंत आपके दिमाग में बैठ जाएगा। अब हम देखते हैं न्यूट्रॉन की संख्या। तो न्यूट्रॉन की संख्या भी निकालने के लिए आ जाता है। तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, तो द्रव्यमान संख्या में हम प्रोटॉनों की संख्या को घटा देंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाता है। जैसे एक उदाहरण देते हैं, कार्बन 12, ठीक है। तो कार्बन 12 में कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है,
6 है और द्रव्यमान कितना है 12 है। तो परमाणु द्रव्यमान में प्रोटॉन की संख्या, यानी प्रोटॉन की संख्या का मतलब है परमाणु क्रमांक, ठीक है। तो 12 में 6 घटा देंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या आ गई, ठीक है। ऑक्सीजन का देखते हैं, ऑक्सीजन 16वें नंबर पर आता है, ठीक है। तो इसका परमाणु द्रव्यमान है 16 और परमाणु क्रमांक है इसका 8। तो हमको न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए बोला जाए तो 16 में 8 घटा देंगे, यानी परमाणु द्रव्यमान में परमाणु क्रमांक को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 16 में 8 गया तो 8। तो इस तरह से ऑक्सीजन में न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगी 8। तो ये भी आप याद रख लीजिए, है ना। साथ ही यहाँ पे देखिए द्रव्यमान संख्या में प्रोटॉन की संख्या दिया है, तो प्रोटॉन की संख्या के बजाय वो परमाणु क्रमांक भी दे सकता है ना, क्योंकि परमाणु क्रमांक ही क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या होती है। तो आपको वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम देखते हैं समस्थानिक के बारे में। तो समस्थानिक इस परमाणु टॉपिक का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न समस्थानिक से ही आता है। इसके परिभाषा देके आपसे पूछ लिया जाता है कि ये क्या है, या फिर इसके उदाहरण से पूछा जाता है। तो जिस तत्व के परमाणु संख्या समान हो और उसके परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो, तो ऐसे तत्व एक दूसरे के समस्थानिक होते हैं, ठीक है। अब हम इसके गुण की बात करें तो परमाणु संख्या समान होने से इसके रासायनिक गुण भी समान होते हैं, ठीक है। और परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होने से इसके भौतिक गुण अलग अलग हो सकते हैं। भौतिक गुण में जैसे द्रव्यमान आदि हो गया, ठीक है। तो ये बात आपको विशेष रूप से याद रखना है कि जो समस्थानिक होते हैं उनके रासायनिक गुण समान होते हैं, लेकिन उसके भौतिक गुण भिन्न हो सकते हैं। साथ ही आपको इसकी परिभाषा याद रखनी है कि समस्थानिक में परमाणु संख्या समान होता है और परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है। तो ऐसे तत्व एक दूसरे के समस्थानिक कहलाते हैं, ठीक है। साथ ही इसमें एक और चीज़ आपको याद रखना है कि परमाणु संख्या क्या होती है, तो प्रोटॉनों की संख्या होती है। तो अगर परमाणु संख्या के जगह में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है और इसके परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, अगर इस तरह से भी पूछ दिया जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वहाँ पर भी वो समस्थानिक की ही बात कर रहा है। अब हम देखते हैं कि सर्वाधिक समस्थानिक किस तत्व का होता है। तो सर्वाधिक समस्थानिक पोलोनियम का होता है। ये आपको याद रखना है, ये भी बार बार पूछा जाता है। अब इसके उदाहरण हम देख लेते हैं कि समस्थानिक या आइसोटोप्स कौन कौन से होते हैं। तो जो कार्बन तत्व है, तो कार्बन के 2 समस्थानिक होते हैं, एक कार्बन 12 और एक कार्बन 14, ठीक है। तो कार्बन 12 में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं और यह सबसे सामान्य और स्थिर समस्थानिक है कार्बन का, और जिसे द्रव्यमान का मानक माना जाता है, ठीक है। तो आपको विशेष रूप से ये याद रखना है कि इसे द्रव्यमान का मानक माना जाता है, यानी कार्बन 12 को ही द्रव्यमान का मानक माना जाता है, और ये प्रश्न कई बार आ चुका है। कार्बन 14, इसमें 6 प्रोटॉन होते हैं, 6 न्यूट्रॉन होते हैं और यह रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। ये बात आप कार्बन 14 के संबंध में याद रखिए, ठीक है। इसका उपयोग कार्बन डेटिंग में, सबसे इम्पॉर्टेंट यही है, कार्बन डेटिंग में किसका उपयोग किया जाता है, ऐसे प्रश्न आता है तो C14 का, यानी कार्बन 14 का। और द्रव्यमान का मानक किसे माना गया है, तो C12 यानी कार्बन 12 का। तो यहाँ से ये 2 प्रश्न वेरी IMP हो जाता है, कार्बन 12 यानी द्रव्यमान का मानक और कार्बन 14 यानी कार्बन डेटिंग, ठीक है। तो इतना आप याद रखेंगे। अब हम देखते हैं हाइड्रोजन के आइसोटोप्स यानी समस्थानिक। तो हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स होते हैं, तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम यानी H1, ड्यूटेरियम H2 और ट्रिटियम यानी H3। तो ये भी पूछा जाता है कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, तो 3 समस्थानिक होते हैं, ठीक है। आपको ये याद बिल्कुल नहीं रखना है कि किस
तत्व में या किस आइसोटोप्स में कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन होते हैं, ये खाली आपको एक बार देख लेना है। आपको उसके जो विशेष तथ्य हैं कि वो किस काम में उपयोग में आता है, तो वो आपको याद में रखना है और उसी प्रश्न को पूछा जाता है। तो प्रोटियम, तो यह हाइड्रोजन का सबसे सामान्य रूप है। ड्यूटेरियम, तो ड्यूटेरियम में एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन होता है, ये आपको बिल्कुल याद नहीं रखना है। ठीक है, क्या याद रखना है इसमें कि ड्यूटेरियम क्या है, D2O है, यानी भारी जल को ही ड्यूटेरियम कहते हैं। और भारी जल का उपयोग कहाँ करते हैं, तो परमाणु रिएक्टर में करते हैं। ठीक है, और ट्रिटियम क्या है, तो ट्रिटियम ये एक रेडियो एक्टिव तत्व है। इसमें एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, जो आपको बिल्कुल याद नहीं रखना। आपको केवल याद रखना है ये क्या है, रेडियो एक्टिव है और इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो परमाणु संलयन में करते हैं। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। नाम भी आपको याद रखना है, पूछा जाता है कि ड्यूटेरियम किसका आइसोटोप्स है, तो वहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होना है, हाइड्रोजन लगा देना है। ठीक है, साथ ही आपको याद रखना है कि ड्यूटेरियम क्या है, भारी जल है, परमाणु रिएक्टर में इसका यूज़ होता है। ट्रिटियम ये क्या है, रेडियो एक्टिव तत्व है और परमाणु संलयन में इसका उपयोग होता है। अब प्रोटियम क्या है, तो ये हाइड्रोजन का सबसे सामान्य रूप है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं यूरेनियम के आइसोटोप्स। तो यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238। ठीक है, तो यूरेनियम 235 क्या है, तो ये एक रेडियो एक्टिव है। इसके भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन से आपको कोई लेना देना नहीं है, आप इसके यूज़ को याद रखिए और वो क्या है वो याद रखिए। तो यूरेनियम 235 ये एक रेडियो एक्टिव तत्व है और इसका उपयोग परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में बिजली बनाने में किया जाता है। उसके बाद है यूरेनियम 238। तो ये क्या है, ये भी रेडियो एक्टिव है और यह अधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और इसका उपयोग डेटिंग तकनीकों में होता है। ठीक है, तो इन दोनों में आपको क्या याद रखना है, यूरेनियम 235 को, इसको सबसे ज़्यादा याद रखना है। अब हम आते हैं कोबाल्ट। ठीक है, तो कोबाल्ट के 3 आइसोटोप्स आपको याद रखना है, कोबाल्ट 59, कोबाल्ट 60 और कोबाल्ट 57। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो है कोबाल्ट 16। तो जिसको मैं इम्पॉर्टेंट बोल दे रहा हूँ उसको तो आपको छोड़ना ही नहीं है। ठीक है, अब हम इसको एक एक करके देखते हैं। कोबाल्ट 59, यह कोबाल्ट का एकमात्र स्थिर समस्थानिक है, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप याद रखिए। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो धातु मिश्रण यानी एलॉय बनाने में करते हैं और चुंबकीय सामग्री के निर्माण में करते हैं, तो इसको आपको याद रखना है। अब आता है कोबाल्ट 60। तो कोबाल्ट 60 यह एक रेडियो एक्टिव समस्थानिक है, ये बात आपको याद रखना है। साथ ही इसको याद रखना है कि कैंसर के इलाज में यानी रेडियोथेरेपी में कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है और यही प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि कैंसर के इलाज में किस आइसोटोप का यूज़ करते हैं, तो कोबाल्ट 60 का। और इसमें कौन सी रेस होती है, तो गामा रेस होती है, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्र में सामग्री की जांच करने में की जाती है। इसके अलावा खाद्य सामग्री को स्टरलाइज करने के लिए यानी कीटाणु रहित करने के लिए भी कोबाल्ट 60 का उपयोग करते हैं। रेडियो एक्टिव ट्रेसर के रूप में भी अनुसंधान में किया जाता है। तो आपको इसमें क्या याद रखना है, कोबाल्ट 60 में, कि इसका इलाज कैंसर के उपचार में यानी रेडियोथेरेपी में किया जाता है। और इसमें कौन सी किरणें होती है, तो गामा किरणें, ये आपको याद रखना है और यह एक रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। ठीक है, अब आते हैं हम कोबाल्ट 57। तो कोबाल्ट 57 भी एक रेडियो एक्टिव समस्थानिक है और इसका उपयोग विटामिन B12 के अवशोषण के अध्ययन में किया जाता है, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना है। तो कोबाल्ट के संबंध में आपको सबसे ज़्यादा जो याद रखना है वो कोबाल्ट 60 को याद रखना है, कैंसर के इलाज में इसका उपयोग होता है। और कोबाल्ट 57 ये विटामिन B12 के अवशोषण के अध्ययन में काम आता है। तो इन दो को आपको कंठस्थ कर लेना है। अब आते हैं आयोडीन के आइसोटोप्स। ठीक है, तो आयोडीन के 3 आइसोटोप्स यहाँ पर बताया गया है, आयोडीन 127, आयोडीन 131 और आयोडीन 125।
तो अब देखते हैं आयोडीन 127 को। यह आयोडीन का एकमात्र स्थिर समस्थानिक है, इसको आपको याद रख लेना है, और प्राकृतिक रूप से प्रचुर मात्रा में ये पाया जाता है। ठीक है, थायराइड ग्रंथि के कार्य और आयोडीन युक्त नमक के निर्माण में आयोडीन 127 का उपयोग किया जाता है। तो इतना आपको आयोडीन 127 के संबंध में याद रख लेना है। अब आते हैं दूसरा आयोडीन 131, ये रेडियो एक्टिव समस्थानिक है, इसको आप याद रख लीजिए। और चिकित्सा में यानी थायराइड कैंसर और हाइपरथायराइडिज्म के उपचार में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इतना आप याद रखिए। इसके अलावा थायराइड फंक्शन टेस्ट और इमेजिंग यानी स्पेक्ट स्कैन में भी इसका उपयोग करते हैं, और विज्ञान के क्षेत्र में रेडियो एक्टिव ट्रेसर के रूप में उपयोग किया जाता है। तो आप इतना याद रखिए, थायराइड कैंसर में और हाइपरथायराइडिज्म में आयोडीन 131 का उपयोग करते हैं, और यह एक रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। इसके बाद हम आते हैं आयोडीन 125। तो आयोडीन 125 ये भी एक रेडियो एक्टिव समस्थानिक है, और इसका उपयोग प्रोस्टेट कैंसर के उपचार में यानी ब्रैकीथेरेपी में किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है, क्लोरीन के भी समस्थानिक होते हैं, इनके केवल नाम आपको याद रख लेना है, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। इसी तरह से ऑक्सीजन के भी 2 समस्थानिक होते हैं, ऑक्सीजन 16 और ऑक्सीजन 18। तो इसमें जो मैं इम्पॉर्टेंट बता दिया हूँ उसको आपको बिल्कुल याद कर लेना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, समभारिक क्या होता है। ठीक है, तो वे तत्व जिनके परमाणु संख्या अलग अलग होते हैं और उनके परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं। ठीक है, तो इसको आपको कैसे याद रखना है, द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब उसका भार, तो जिसका भार समान हो, है ना, तो वो क्या है, समभारिक है। तो जिसका भार समान हो समभारिक है, तो भार समान है मतलब उसकी परमाणु संख्या भिन्न भिन्न है। तो इस तरह से आपको इसको याद रख लेना है। अब इसके गुण हम देख लेते हैं। ठीक है, तो चूंकि इसके परमाणु संख्या अलग अलग हैं, इसलिए ये क्या है, अलग अलग तत्व हैं। तो ऐसे तत्व जिनके परमाणु संख्या अलग अलग हैं और उनके परमाणु द्रव्यमान समान है, वो एक दूसरे के समभारिक कहलाते हैं। ठीक है, तो इनके गुण क्या हो जाएंगे, चूंकि इनके परमाणु संख्या अलग अलग हैं इसलिए ये अलग अलग तत्व हैं। तो अलग अलग तत्व हैं तो इनके रासायनिक गुण भी अलग अलग होंगे। ठीक है, लेकिन इनके द्रव्यमान समान है, तो द्रव्यमान समान है इसलिए इनके भौतिक गुण समान हो जाएंगे। ठीक है, तो समभारिक में क्या होगा, रासायनिक गुण अलग अलग और इसके भौतिक गुण एक समान होते हैं। तो इतना आपको याद रखना है, ये जस्ट समस्थानिक का उल्टा है। इसके उदाहरण हम देखें तो जैसे कार्बन और नाइट्रोजन, इनमें दोनों के द्रव्यमान संख्या 14 है। ठीक है, यानी इनके परमाणु द्रव्यमान क्या है, समान है, इसलिए ये एक दूसरे के समभारिक है। अब इसके उपयोग देख लीजिए। समभारिकों का अध्ययन रेडियो एक्टिव क्षय और परमाणु भौतिकी में महत्वपूर्ण होता है। तो इसमें आपको केवल परिभाषा याद रख लेना है और एक दो उदाहरण याद रख लेना है। सबसे जो इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है समस्थानिक या आइसोटोप्स। अब हम इनको एक जगह देख लेते हैं। एक जगह देखने से क्या है, तुलनात्मक अध्ययन हो जाता है और वो याद रह जाता है। ठीक है, तो एक तरफ है समस्थानिक और एक तरफ है समभारिक। तो अब इस परमाणु संख्या समस्थानिक के समान होते हैं और समभारिक के भिन्न होते हैं। द्रव्यमान संख्या समस्थानिक के भिन्न होते हैं और समभारिक के समान होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं कि समस्थानिक किसे कहेंगे, तो जिसके परमाणु संख्या समान हो और द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, तो ये समस्थानिक है। और समभारिक किसे कहेंगे, तो जिसके परमाणु संख्या भिन्न हो और द्रव्यमान जिसके समान हो, तो ये समभारिक है। ठीक है, तो ये एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, इसको आपको याद रखना है। समस्थानिक में क्या होता है, एक ही तत्व के कई रूप हो जाते हैं और समभारिक में क्या होता है, अलग अलग तत्व के भार समान होते हैं। ठीक, ये उदाहरण आप याद रख लेंगे, कार्बन 12 कार्बन 14 और समभारिक का हो जाएगा कार्बन 14 और कार्बन
नाइट्रोजन 14। ठीक है, तो इतना आप याद रखिए। अब हम देखते हैं सापेक्षिक परमाणु भार। तो ये क्या होता है? तो सापेक्षिक परमाणु भार किसी तत्व का औसत परमाणु द्रव्यमान होता है जो कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें हिस्से के इकाई के रूप में माना जाता है। अभी ऊपर हमने कार्बन 12 जब पढ़ रहे थे C12, तो वहाँ पर हमने देखा कि कार्बन 12 को परमाणु भार के यानी परमाणु द्रव्यमान के रूप में लिया जाता है। ठीक है, तो यही है कि सापेक्षिक परमाणु भार में किसके सापेक्ष हम परमाणु भार निकालते हैं? तो कार्बन 12 को परमाणु भार का मानक माना जाता है और इसी के आधार पर अन्य तत्वों के परमाणु भार को निकाला जाता है। तो इसको आप याद रखेंगे। परमाणु द्रव्यमान की इकाई होती है AMU। तो ये सापेक्षिक परमाणु भार की इकाई हो गई AMU। ठीक है, यह तत्व के विभिन्न समस्थानिकों के द्रव्यमान और उसकी प्राकृतिक प्रचुरता के आधार पर गणना की जाती है। यानी सापेक्षिक परमाणु भार किसके आधार पर गणना की जाती है? तो समस्थानिकों के द्रव्यमान और उनकी प्राकृतिक प्रचुरता के आधार पर इसकी गणना की। अब हम देखते हैं कि परमाणु भार की गणना कैसे की जाती है। तो समस्थानिक पहला का द्रव्यमान और उसकी प्रचुरता को दोनों को गुणा करते हैं, फिर उसमें समस्थानिक 2 का द्रव्यमान और उसकी प्रचुरता को गुणा करते हैं। इस तरह से जितने समस्थानिक होते हैं उनके द्रव्यमान और उसकी प्रचुरता का गुणा करके सबको आपस में जोड़ देते हैं, तो इससे परमाणु भार निकल जाता है। ठीक है, इसके उदाहरण आप यहाँ से देख सकते हैं जिसको आपको बिल्कुल याद नहीं रखना है। इसमें आपको केवल एक ही चीज़ याद रखना है कि सापेक्षिक परमाणु भार का मानक किसे माना जाता है? तो आपको याद रखना है कार्बन 12। कार्बन 12 को ही मानक मानकर सापेक्षिक परमाणु भार निकाला जाता है और इसके इकाई को AMU को याद रख लेंगे। ठीक है, साथ ही याद रखेंगे कि इसकी गणना कैसे की जाती है? तो समस्थानों के द्रव्यमान और उनकी प्राकृतिक प्रचुरता के आधार पर। इसके अलावा इसमें आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। ये गणना भी आपको याद नहीं रखनी, उदाहरण भी आपको याद नहीं रखना है, इसके महत्व वगैरह भी आपको याद नहीं रखना है। ठीक है, अब हम देखते हैं अणु क्या होते हैं। तो बहुत सारे परमाणु जब आपस में मिल जाते हैं रासायनिक बंधनों के द्वारा तो उसको हम अणु कहते हैं। ठीक है, तो परमाणुओं का समूह जो रासायनिक बंधन से जुड़ा होता है जिसको अणु कहते हैं। जैसे कि H2 या H2O। तो यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु के 2 अणु हैं। ठीक है, तो 2 परमाणु मिलके एक अणु हाइड्रोजन बना रहे हैं। और उसी तरह से पानी का देखें H2O, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन परमाणु है और एक ऑक्सीजन परमाणु है। तो इस तरह से ये दोनों मिलके एक अणु बनाए हैं। ठीक है, यहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन के 1 परमाणु और ऑक्सीजन के 2 परमाणु है और ये आपस में रासायनिक बंधन से बंध के एक अणु कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। इसी तरह से H2O में भी ये आपस में रासायनिक बंधन में बंध के एक अणु पानी बना रहे हैं। तो ये अणु और परमाणु वाला चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।